नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। ये भारत माता की जय। भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में टॉप करेंट अफेयर का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो कि देश दुनिया के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आज विश्व का जल संधि के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके होगा। ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी का 16 पर परिवार में। आपकी 1 घंटे की मेहनत आने वाले कई सालों की जिंदगी बदल सकती है। ठीक है। तो आज का 1 घंटा का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिए और क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है। और आज ऐसा फोकस करिए कि आपको लगे कि आज मेरा आखिरी क्लास है जिसमें आज मुझे सिलेक्शन लेना है, ताकि आपका नेक्स्ट जॉब आपका हो। ठीक है। उसी के बेसिस पे आज हम आपको एक शायरी मोटिवेशन स्पीच है, जो कि है, जो आज मेहनत से रिश्ता निभाएगा, जो आज मेहनत से रिश्ता निभाएगा वही कल सफलता का ताज पहन पाएगा। ठीक है। किताबों से दोस्ती कर लो दोस्तों, किताबों से दोस्ती कर लो दोस्तों, क्योंकि यही दोस्त एक दिन पहचान बन जाएगा, क्योंकि यही दोस्त एक दिन पहचान बन जाएगा। इसी के साथ हम अपना आज का सेशन शुरू करने वाले हैं, जो कि आज का महत्वपूर्ण देश विदेश की खबरों में से एक होगा, जिसमें कुछ करेंट अफेयर हैं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके हैं। बिना देरी किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए अधिकतम कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान करने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। ये क्वेश्चन MBBI है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए MBBI है क्योंकि ये अभी ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी होने के बाद ये चीज़ें प्रावधान में आया है, जिसमें कि अभी जो CJP का प्रोटेस्ट चला 36 दिनों के संघर्ष के बाद उन्हें एक सफलता मिली, जिसमें कि उनका फर्स्ट मांग था धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन। तो धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया और फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री का कार्यभार प्रहलाद जोशी को दिया गया है, जो कि अभी वर्तमान का शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। तो अभी ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा था, जिससे छात्र ग्रस्त होकर के सुसाइड कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, जैसे कि नीट का पेपर जब लीक हुआ, उसमें बहुत सारे छात्र 19 छात्र ने सुसाइड किया। इसके वजह से ये पूरा टॉपिक हाईलाइट हो गया और इस शिक्षा प्रणाली को सुधार करने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया और जो मांगे थी वो मांगे पूरा हो गया है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देख भी रहे होंगे कि अभी जितने भी प्रोटेस्टर थे इस प्रोटेस्ट में सरकार ने उसका फिंगरप्रिंट, जो पत्थर मारे हैं, जो उपद्रव किए हैं, एक्चुअली जो उपद्रव किए हैं या जो वहाँ पर ज़्यादा हुड़दंगाई कर रहे थे, उसको सरकार ने पकड़ने का ट्राई कर रहा है, उसके ऊपर FIR करके उसको डिटेन कर रहा है। उसको पकड़ने के लिए एक फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन रखा हुआ था, उससे फेस रिकॉग्नाइज करके उसका पूरा डाटा निकाल करके उसको घर से भी पकड़ा जा रहा है। जैसे पटना में भी, बिहार में कई जिलों में आपने देख रहे होंगे कि अभी गोलियां चला रहा है पुलिस, AK-47 या मार पीट रहा है। तो वो सारे पे FIR करके और उसको अरेस्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें अब जो पथराव किए हैं, जो गाड़ियों को तोड़े, जो उपद्रव किए हैं, उसका फिंगरप्रिंट को मैच करते हुए उसको वहाँ से, उसके घर से, उसके जगह से डिटेन किया जा रहा है।
तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, बट ये सरकार को हजम नहीं हो रही है और सरकार स्टूडेंट पर कंटिन्यूसली अत्याचार करते जा रहा है। बट ठीक है, हमें अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ अभी सभी लोग हैं। जो भी भाई लोग अभी डिटेंड हुए हैं, जितने भी लोग अभी पुलिस ने जिनको भी पकड़ के ले गया, उसे जल्द से जल्द रिहा कराया जाएगा। तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बट बहुत अच्छे सुधार हुआ है। और अब है जो कि जैसे कि पहले हमारे मोदी जी ने बातों बातों में रिहा करके बस बातों में ही फंसा कर रख देते थे और वो धरातल पर कुछ नहीं आता था। बट इस टाइम हुआ है कि धरातल पर सभी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आने वाले दिन शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा और जो भी शिक्षा प्रणाली या एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो आप जितना मेहनत करिएगा उतना ज़्यादा सक्सेस, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि अब सिस्टम करप्शन से हट रहा है, ठीक है। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ यूनिफॉर्म मीन्स एक्ट 2024 में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी। संगठित पेपर लीक मामलों में 10 वर्ष तक का जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान प्रस्तावित है। तो ये 3 बातें मेन है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 3 ही टॉपिक से पूछा जाएगा कि जुर्माना कितना लगेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है किसमें, और कितना वर्ष का उसको कारावास मतलब होगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक मेन है, ये 3 ही टॉपिक पूछा जाएगा अगर। और ये इसलिए MBBI क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ था, ठीक है। और ये नया सुधार हुआ, शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ, जो कि NEP जो शिक्षा में मतलब सुधार हुआ था, पॉलिसी चेंज हुआ था, उसके बाद ये एक कानून बना है। इस कानून के तहत जो भी नकलची लाइक पेपर लीक में संलिप्त रहेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सो उसी की तरह अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, भव्य रसायन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। भव्य रसायन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी, रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन MBBI है, इसको ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने 3030 करोड़ की भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत देश में 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन MBBI है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन MBBI है, क्योंकि ये भी आने वाले कई भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ का लागत दिया है, 3030 करोड़ की भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 3 बड़े केमिकल पार्क को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही लाइक बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले दिन में बहुत ही अच्छा रोजगार देने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी गाड़ियाँ अभी पेट्रोल डीजल पे चल रहा है, मे भी उसको रिप्लेसमेंट का मौका मिलेगा, ओके। सो जो भी भाई लोग अभी हमारे क्लास में नए आए हैं, सो उनसे एक ही विनती है, प्लीज़ अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप तुरंत जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, जब भी मेरा नया वीडियो आए, आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। सो उसी की तरह आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य रसायन योजना के अंतर्गत कितने रासायनिक पार्क को स्थापित किया जाएगा, तो 3, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये क्या है कि मैं इसलिए इस टाइप से लिख रहा हूँ ताकि रिवीजन में भी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें तो मैंने एग्जाम्पल में बताया पूरा, बट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ऑप्शन कैसे आ सकते हैं।
तो इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और होंगे, तो आपको रिवीजन करने में भी आसान होगा, इसलिए मैं इस टाइप से क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ। और ये सारी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप क्लास को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और ज़्यादा नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF प्रोवाइड करता हूँ। तो बस आपको एक ही काम करना है, आप अगर आज क्लास में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके आपको अपना ईमेल आईडी या जो भी जहाँ पर भी आपका सोर्सेस है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उस चीज़ को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आज का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस रेलवे परियोजनाओं को आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, बल्लाई गुंटकल तीसरी एवं चौथी लाइन परियोजना, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी गंटुक्कल सेक्शन की तीसरी और चौथी लाइन को परियोजना मिली है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन भी। इसी तरह से हम बढ़ते हैं आज का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बल्लारी गुंटकल रेलवे परियोजनाओं की अनुमानित लाभ कितनी है? अनुमानित लाभ कितनी है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर होगा बी, इसका भी ऑप्शन नंबर होगा बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 1264 करोड़, 1264 करोड़, ठीक है। यह परियोजना वर्ष 2028 से 29 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। कब पूरा होगा? 2028 से 29 तक के पूरी करने का लक्ष्य है। इसका अनुमानित लागत है 1264 करोड़, ठीक है। बल्लारी गुंटकल रेलवे परियोजना, इसमें तीसरी और चौथी लाइन को जोड़ी जाएगी, ठीक है। अब ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है, ठीक है। सो इसी प्रकार अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में CSIR ने कितने स्वदेशी तकनीकों उद्योगों का स्थानांतरण किया? हाल ही में CSIR ने कितनी स्वदेशी तकनीक उद्योग को हस्तांतरण किया? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, 4, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? 4, सी। सो CSIR ने चार स्वदेशी तकनीकों को उद्योगों को हस्तांतरण किया तथा स्मार्ट ग्रामीण जल निगरानी प्रणाली का व्यावसायिक शुभारंभ किया है। स्मार्ट ग्रामीण जल निगरानी प्रणाली का व्यावसायिक शुभारंभ किया, मतलब क्या है कि जो ग्रामीण जल नल योजना हमारे PM के द्वारा चलाया गया है, तो आप लोगों ने आप अपने गांव शहरों में देखते होंगे कि अभी तक नल जल स्टार्टिंग में तो फिट हो गया, कितना के घर में नल आ गया, बट अभी तक जल आया ही नहीं। तो ये नल जल योजना जो बीच में ही अटक गया है, उसको निगरानी करने के लिए स्मार्ट ग्रामीण जल निगरानी प्रणाली का व्यावसायिक शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ये 4 स्वदेशी में उद्योगों को हस्तांतरण किया गया है। जो भी परियोजना हमारे सरकार के PM के द्वारा CM के द्वारा चलाया गया है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे कि बीच का जो मीडिएटर है, वो जो बीच में पैसा खा जाते हैं या वो बढ़िया से संचालित नहीं कर पाते, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारा सरकार ने बहुत अच्छे से कदम उठा रही है। और वो डायरेक्ट सरकार मॉनिटर करेगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो ये सरकार ने पैसा लगाया था उसको बनाने के लिए, वो सही जगह लगा कि नहीं और सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, और ताकि उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जाए। सो उसी पहल में CSIR ने 4 स्वदेशी तकनीकों को हस्तांतरण किया है, ठीक है। सो हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्मार्ट ग्रामीण जल निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किस संस्था ने किया? तो इसका ऑप्शन होगा सी, CSIR, ठीक है, CSIR।
यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता एवं आपूर्ति की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए विकसित की गई है। ठीक है, किसके लिए? गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता और आपूर्ति, मतलब कि जल उसके किसी भी घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर जल आ रहा है तो कितना मतलब खराब है या बढ़िया है, कैसा जल वहाँ उसके घर में दिया जा रहा है। तो ये सब मॉनिटरिंग करने के लिए CSIR ने योजना बनाई है, जो कि उसको मॉनिटर किया जा सकता है डायरेक्ट सरकार के लेवल पर से। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थाई NSTI वोमेन परिसर और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएंगे? अस्थाई NSTI वोमेन परिसर और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये पटना में किया जाएगा, पटना बिहार। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? पटना बिहार। ये सारे क्वेश्चन MBBI है। ठीक है, MBBI आने वाले एग्जाम में कहीं आपको देखने को मिल सकता है, और खास करके बिहार में, बिहार वाले ये एग्ज़ाम जो भी बिहार मतलब स्टेट लेवल का है, इसमें ये देखने को क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार में बिहार में महिलाओं के कौशल विकास बढ़ावा देने के लिए NSTI वोमेन तथा स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट मूल रूप से किस वर्ष पारित हुआ था? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा C, 2024। ठीक है, 2024। तो पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए अधिनियम 2024 में बनाया गया था। बट ये अधिनियम बनने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर लीक धड़ल्ले से चल ही रहा था, रुक ही नहीं रहा था। इसलिए सभी स्टूडेंट ने बहुत दिनों के बाद एक प्रोटेस्ट किया था, जो प्रोटेस्ट बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया गया और वो बहुत ही सफल रहा, और जो हमारे स्टूडेंट का मांग था वो मांगे पूरी भी हुई है। ठीक है, तो अभी भी देखते हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट 10 लाख का 10 साल का जेल और 10 लाख का जुर्माना है, करोड़ का जुर्माना है, किस पे लगता है? मेन व्यक्ति पे लगता है या बस नीचे वाले पे किसी एक को और मत्थे ठोक दिया जाएगी? तो ये देखते हैं ये जो कानून बनाया गया है धरातल पर कितना सक्सेसफुल होता है। बस अभी हम नेक्स्ट एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है और सफलतापूर्वक वो भी एग्ज़ाम हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भव्य रसायन योजना का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो ये है ऑप्शन नंबर C, 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष। यह योजना फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक लागू होगी। ठीक है, यह योजना 2026 से 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल 2030-31 तक लागू रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, केमिकल पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? केमिकल पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन है D, 2000 करोड़। ठीक है, 2000 करोड़, 2000 करोड़। ठीक है, इसका ऑप्शन है D, 2000 करोड़। प्रत्येक पार्क के लिए कम से कम 2000 करोड़ की आवश्यकता होगी। प्रत्येक पार्क मतलब 3 पार्क है, तो दैट मीन्स 600 करोड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, सरकार में अधिग्रहण करेगी, क्योंकि उसको प्रत्येक पार्क के लिए 2000 करोड़ जमीन की आवश्यकता है। 2000 करोड़ एकड़। ठीक है, प्रत्येक पार्क के लिए 2000 करोड़ एकड़ प्रत्येक पार्क के लिए। सो उसी प्रकार हम देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए प्रस्तावित विशेष व्यवस्था क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी बनाया गया। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑप्शन क्या है? B। इसका भी ऑप्शन क्या होंगे? B। ठीक है, मामलों को शीघ्र निपटाना सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, मामलों को तुरंत, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे कोई भी पकड़ाया तो उस पर जो भी जुर्माना, कितना साल के जेल जो भी है उसको तुरंत स्पष्ट किया जाएगा और उसको उसके तहत ही मुकदमा या जो भी है कार्रवाई की जाएगी, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू उसको निपटाया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, भव्य रसायन योजना
किस केंद्रीय बजट में घोषित की गई है? भव्य रसायन योजना किस केंद्रीय बजट में घोषित की गई है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में, 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 की में 2026-27 में की गई थी। 2026-27 में की गई थी, केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। तो ये याद रखिएगा, ये MBBI क्वेश्चन है, आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, भव्य रसायन योजना किस केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में घोषित की गई थी। ठीक है, उसी प्रकार अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी गुंटकल परियोजना को किन दो राज्यों से संबंधित है? इसका पहले भी देखे थे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यह परियोजना दक्षिण भारत में रेलवे क्षमता बढ़ाने की महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में रेलवे क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ये दो राज्यों से संबंधित है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक का मेरा करंट अफेयर था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है वो स्टैटिक जीके है, जो कि स्टैटिक जीके में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व जल संधि के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, उसी प्रकार हम पढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मलक्का जल संधि किन दो राज्य निकायों को जोड़ती है? मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा MBBI क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछा गया और यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मलक्का जल संधि विश्व की सबसे बेस्ट समुद्रीय संधियों में से एक है। इसकी विशेषता क्या है? मलक्का जल संधि के सबसे बेस्ट समुद्री जल संधियों में से एक है। यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है तथा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। जो दक्षिण चीन सागर है और अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर है, वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। तो एक साइड इंडोनेशिया है, दूसरी साइड मलेशिया है, जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में जल संधि है, मलक्का जल संधि है। ठीक है, जैसे कि आपने देख रहे हैं, ये मलक्का जल संधि है और एक साइड मलेशिया है, दूसरे साइड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन सा लगता है? सुमित्रा द्वीप लगता है। ठीक है, सुमित्रा द्वीप लगता है और उधर से मलेशिया लगता है। तो बीच में इसका मलक्का जल संधि है। जल संधि क्या होता है? मतलब कि एक दो कंट्री उस जल को यूज करेगा और उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन रहता है कि किस टाइप से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वो जल संधि है। जैसे कि अभी हमारा एक पाकिस्तान के साथ है, जो जल संधि था वो अभी रोका गया, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के पहले इसको रोका गया था, जो आतंकी हमला हुआ था भारत में। उसके बाद भारत सरकार ने डिसाइड किया कि उस जल संधि को रोका जाएगा। ठीक है, इसको मैप में भी देखें और इसका और विशेष हम देखते हैं इसका महत्वपूर्ण क्या है। तो आसान तरीके से समझने के लिए इसका है, भारत से अधिक कोई जहाज चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की ओर जाता है। भारत से कोई जहाज चीन, तो अगर जैसे कि आपको नहीं याद है, ठीक है, तो नहीं याद है तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारा भारत से जहाज निकल कर किस में जा रहा है, अगर चीन जा रहा है, जापान जा रहा है, दक्षिण कोरिया जा रहा है या सिंगापुर जा रहा है, तो उसमें कौन सा जल संधि लगेगा? मलक्का जल संधि। सीधी सी बात समझना है कि अगर आ गया कि भारत से कोई भी कंटेनर निकल के जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जा रही है, तो कौन से जल संधि से होकर जाएगी? तो मलक्का जल संधि से जाएगी। ठीक है, मलक्का जल संधि किन दो शहरों के बीच लगती है? दो कंट्री के बीच लगती है, सिंगापुर और मलेशिया एंड इंडोनेशिया उसका बीच में। ठीक है,
और इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप उसके लगता है। तो जैसे कि ये देखो सब, तो अगर अब हमारा शिप जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, जैसे यहाँ इंडिया से हमारा शिप कंटेनर निकलेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद कहाँ जाएगा, अंडमान सागर, फिर ये कहाँ जाएगा, मलक्का जल संधि में घुसेगा, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, दक्षिण से चीन सागर में जाएगा, ठीक है, जो पूर्वी एशिया देशों तक पहुँचता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अंडमान से चीन जाने का रास्ता क्या, मलक्का, ठीक है, तो अंडमान से चीन जाने का रास्ता मलक्का है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है कई एग्ज़ामों में, नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, और मैं इसलिए इतना डीप में बता रहा हूँ ताकि किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान जल संधि, पाक जल संधि किन दो राज्यों की निकायों को जोड़ती है, पाक जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MBBI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत बार एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पाक जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी और एवं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पाकिस्तान जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये याद रखिएगा, किसके बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। सो अब इसको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा रामेश्वरम है, ये जो राम सेतु पुल बनाए थे श्रीलंका जाने के लिए हमारा प्रभु श्री राम ने, तो इसी का यही जल संधि को जोड़ता है, ठीक है। तो भारत में कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है, जो हम तमिलनाडु रामेश्वरम जाते हैं वो वहाँ है तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में जाता है ये, ठीक है। उसके बाद पाक जल संधि लगता है मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में, तो इधर मन्नार है, इधर बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार श्रीलंका में है और बंगाल की खाड़ी भारत में है, भारत का तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, भारत का तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। सो इसका पाक जल संधि भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। यदि कोई जहाज बंगाल की खाड़ी से निकल के मन्नार की खाड़ी और आगे हिंद महासागर की ओर जाना चाहता है तो उसे पाक जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप ये रख सकते हो याद कि कैसे, मतलब कि पाक जल संधि कहाँ कहाँ लगता है, कैसे जाता है। तो जैसे भी बंगाल से की खाड़ी से कोई भी जहाज निकल करके, कंटेनर निकल के मन्नार खाड़ी और आगे हिंद महासागर की ओर जाना चाहता है तो पाक जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वही एक रास्ता है। तो इस टाइप से याद रखिएगा। ये प्रसिद्ध क्यों है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच सबसे संकरी समुद्री जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच सबसे संकरी जल संधि है, मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। इसके पास रामेश्वरम और धनुषकोटी स्थित है, इसके पास रामेश्वरम एंड धनुषकोटी स्थित है, ठीक है। राम सेतु भी इसी क्षेत्र में स्थित है, राम सेतु इसी क्षेत्र में स्थित है, जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये आएंगे, तो इसको ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सुंडा जल संधि किन दो जल संधियों निकायों को जोड़ती है, सुंडा जल संधि किन दो जल संधियों को निकायों को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जावा सागर एवं हिंद सागर, जावा सागर एवं हिंद सागर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, इसका ऑप्शन क्या है, ए, जावा सागर एवं हिंद सागर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में स्थित है तथा जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है तथा जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। इंडोनेशिया, जावा सागर, सुंडा स्ट्रेट
एंड हिंद महासागर। तो हिंद महासागर और इधर से जावा सी दोनों लगता है, जो कि सुंडा जल संधि को मतलब टच करता है, बीच में है। अब यदि कोई जहाज जावा सागर से निकल के हिंद महासागर में जाना चाहता है तो उसे सुंडा जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी जहाज जावा सागर से निकलकर हिंद महासागर में जाना चाहता है तो उसको सुंडा जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। सो जावा सागर इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है भाई? जावा सागर सुंडा जल संधि हिंद महासागर या इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण समुद्री जल संधियों में से एक है। ठीक है, प्रसिद्ध काकरोटा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में है, तो ये याद रखिएगा, ये आने वाला ज़्यादा है। ठीक है, कि जो ये काकरोटवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है सुंडा जल संधि में। ठीक है, जो इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण है। और ये कब हुआ था? 1883 में। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आने वाला एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युकाटान जल संधि किन 2 जल संधियों को जोड़ती है? युकाटान जल संधि किन 2 जल संधियों को जोड़ती है? तो इसका भी ऑप्शन होगा बी, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, इसका भी ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। सो मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर। सो युकाटान जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है तथा मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर से जोड़ती है। मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी युकाटान जल संधि को जोड़ती है, एक साइड कैरेबियन सागर है। ठीक है, सो इस टाइप से आप समझ सकते हो, ये इसका मैप में इस टाइप से है। ठीक है, आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं। यदि कोई जहाज मैक्सिको खाड़ी से निकल करके कैरेबियन सागर में जाना चाहता है तो उसे युकाटान जल संधि से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, यदि कोई जहाज मैक्सिको की खाड़ी से निकल के कैरेबियन सागर में जाना चाहता है तो उसे युकाटान जल संधि से होकर गुजरना पड़ता है। अर्थात मैक्सिको की खाड़ी, युकाटान जल संधि, कैरेबियन सागर, अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, युकाटान प्रायद्वीप, युकाटान जल संधि, क्यूबा, कैरेबियन सागर। इस टाइप से ये है जो कि सागर, यही है जो जल संधि होता है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है यूएस में है। ठीक है, मैक्सिको युकाटान प्रायद्वीप है, ये याद रखिएगा। जो मैक्सिको युकाटान है एक प्रायद्वीप है। ठीक है, क्यूबा जो कैरेबियन सागर है। ठीक है, कैरेबियन सागर क्यूबा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जो अलग अलग फॉर्म में जनरेट होकर आ सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा हो सकता है जितना हो सकता है डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अब हम आज का अपने क्वेश्चन 20 देखते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। और जो बचा हुआ है अभी लाइक जल संधि, वो जल संधि हम नेक्स्ट क्लास, मतलब कल के क्लास में, करेंट अफेयर के क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो ओनटोटुआ जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? ओनटोटुआ जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन होगा बी, ट्रैडिक सागर एवं ओनियन सागर। ट्रैडिक सागर एवं ओनियन सागर, ऑप्शन बी। ट्रोंटो जल संधि इटली और अल्बियन के बीच स्थित है। ट्रैडिक सागर को ओनियन सागर से जोड़ती है। यदि कोई जहाज ट्रैडिक सागर से निकल ओनियन सागर और आगे भूमध्य सागर में जाना चाहता है तो ट्रोंटो जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप याद रखिएगा इजी शब्दों में। ठीक है, सो यदि इसका मतलब कि देखा जाए कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, तो ट्रैडिक सागर का प्रवेश द्वार गेटवे कहलाती है। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा जल संधि का प्रवेश द्वार है जो गेटवे कहलाती है। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है आपको। यूरोप के दक्षिणी भाग के समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। यूरोप के दक्षिणी भाग के समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। आगे जाकर यह मार्ग भूमध्य सागर से जुड़ता है। भूमध्य सागर से जुड़ता है। ठीक है,
भूमध्य सागर से जुड़ता है। इटली ट्राडिक सागर ऑन्टोटियो जल संधि से मिलता है। अल्बानिया ओपनियर सागर है, भूमध्य सागर है। तो इस टाइप से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम जो भी जल संधि और हमारे पास बचे हो गए, अभी बहुत सारे जल संधि है जो 20 जल संधि से है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आने वाले नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको जितना भी क्वेश्चन, जिस टाइप से आपको क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाए, आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और सभी को एक बार फिर से धन्यवाद जो इस क्लास को शुरू से अंत तक बने रहें। मैं बोलता हूँ कि आप बस बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मेरा इंटेंशन है कि कोई भी बच्चा मिस ना करे, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो 1 नंबर कंटेंट हम दे रहे हैं, जो कि अच्छे कोचिंग वाला भी नहीं दे पाते हैं। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, एंड इवन गाइडेंस, मोटिवेशन, whatever you required. Just feed me or just drop the message in our group and comment box. I will reach out to you and I will reply your answer. So don't worry, just touch with us and we'll do everything. And don't worry, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है एग्जामिनेशन में। तो आप जितना जल्दी मेहनत करिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा, आपको जॉब उतना ही जल्दी मिलेगा। बस आपका हर दिन 1 घंटा का मेहनत बहुत ही ज़्यादा रंग लाने वाला है, जो कई साल तक आपका पहचान बदल सकता है। तो उस पहचान बदलने के लिए आपको अभी 1 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, बाद में पूरी की पूरी दुनिया आपका है। और आप बस इस लायक बनो कि जहाँ जाओ वहाँ जो चाहे तुम्हारे दिल खरीद सकते हो, घूम सकते हो विदाउट एनी लाइक फाइनेंशियल इशू। तो उसके करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आपको अच्छा सा जॉब लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कर पाओगे। तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करिए और क्लास में हमेशा बने रहिए, और क्लास को मिस मत करिए। क्लास मिस करिएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगी, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करना है, डेली पढ़िए, डेली समझिए। कुछ भी क्वेश्चन या डाउट है जस्ट आप ड्रॉप करिए मैसेज, मैं वहाँ से रीच आउट आपको करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड एवरीवन, धन्यवाद, बाय।